हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि क्लास 11 का जो इतिहास का एग्ज़ाम जो है 28 तारीख को होने वाला है सितंबर माह का। तो उसके लिए हम जो है जो सवाल कल पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव में, तो उन सारे सवालों को जो है कॉपी में नोट करके जो है ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कृपया करके चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला सवाल है, 24 नवंबर 1859 को प्रकाशित ऑन दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसकी रचना है? कहता है दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये में होगा इसका चार्ल्स डार्विन हो जाएगा। ये सवाल ये इसका जो ऑप्शन होगा सही ऑप्शन नंबर ये सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कार्बन 14 विधि द्वारा किसकी आयु निर्धारित की जाती है? यानी कार्बन 14 विधि के द्वारा जो है ये जीवाश्म की आयु निर्धारित की जाती है। ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ग्रीक शब्द पिथिकस का अर्थ क्या होता है? तो ग्रीक शब्द पिथिकस का अर्थ होता है वानर, जिसको हम लोग एप बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, लेस्कॉक्स और सोबे के गुफा चित्र किस देश से में स्थित है? कहता है लेस्कॉक्स और सोबे के गुफा चित्र जो किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, निएंडरथल मानव की खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े कार्ल फुटरिट ने कहाँ से प्राप्त किए हैं? कहता है निएंडरथल मानव की खोपड़ी और अस्थिपंजर के कुछ टुकड़े जो कार्ल फुटरिट ने कहाँ से प्राप्त किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये जर्मनी से प्राप्त किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, शिल्प कृतियाँ क्या है? तो शिल्प कृतियाँ जो क्या है तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? औजार है, चित्रकारियाँ हैं और मूर्तियाँ। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो यानी क्लास 11 का जो ऑब्जेक्टिव पूछने वाले हैं कल 28 तारीख को, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। अगला सवाल है, प्राज्ञ या चिंतनशील मानव मनुष्य कौन थे? कहता है प्राज्ञ या चिंतनशील मनुष्य कौन थे? तो उसका सही जवाब हो जाएगा होमो हेबिलिस। कौन था? होमो हेबिलिस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? कहता है मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है तो किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो ये हुआ था दजला और फरात नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन पेपर के अनुसार जो ऑप्शन नंबर सी में जो है इसका जवाब दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी? तो मेसोपोटामिया की लिपि क्या था? किलाकार था। क्या था? किलाकार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हम्बुराबी किस सभ्यता का शासक था? तो हम्बुराबी जो है बेबीलोनिया सभ्यता का शासक था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 11 नंबर सवाल, असीरिया के पतन का कारण क्या था? तो असीरिया के पतन का क्या कारण था? तो ये बाह्य आक्रमण था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? कहता है मेसोपोटामिया की सभ्यता में जो है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। कौन कौन फसल था? तो गेहूँ था, जौ था और मटर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया का देवी इनात्रा का संबंध किससे था? कहता है मेसोपोटामिया की देवी जो इनात्रा का संबंध किससे था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रेम और युद्ध से था। प्रेम और युद्ध से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस शहर में वारका शीर्ष मिला है? कहता है किस शहर में जो है वारका शीर्ष मिला है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उरुक में मिला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कुम्हार के चाक का आविष्कार कहाँ हुआ था? तो कहता है कुम्हार के चाक का आविष्कार जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता में था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है,
झूलते बागों का निर्माण किस सभ्यता की देन है? कहता है झूलते बालों का निर्माण जो है किस सभ्यता का देन है? तो ये हो जाएगा बेबीलोनिया का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है असीरिया का शासक अशुरबनीपाल की राजधानी कहाँ थी? कहता है असीरिया का जो शासक था अशुरबनीपाल, उसकी राजधानी कहाँ थी? तो उसकी राजधानी थी निन्वे। ऑप्शन नंबर ए में जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन पेपर के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर ए में इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? कहता है चीन का सबसे प्राचीन राजवंश कौन था? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक सुंग वंश था। कौन था? सुंग वंश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ था? कहता है रेशम का आविष्कार जो कहाँ पे हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चीन में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है कन्फ्यूशियस कहाँ के निवासी थे? कन्फ्यूशियस जो है ये थे चीन के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पेपर के अनुसार जो है ऑप्शन नंबर डी में जो है इसका जवाब दिया गया। अगला सवाल है प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत कहाँ हुई थी? यानी प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत जो है ये सबसे पहले जो चीन में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? हेरोडोटस जो है ना, जिसको इतिहास का जो है पिता कहा जाता है, तो ये थे यूनान का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है प्लेटो कौन था? 23 नंबर सवाल है क्या कि प्लेटो कौन था? तो प्लेटो जो है एक दार्शनिक था। आपके क्वेश्चन पेपर के अनुसार जो ऑप्शन नंबर डी में जो है दार्शनिक दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ हुई थी? कहता है ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो है सबसे पहले जो यूनान में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है रोम में चूल्हे की देवी कौन थी? कहता है रोम में जो चूल्हे की देवी कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वेस्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल पेंथियन क्या था? पेंथियन जो था एक मंदिर था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अगस्त महीने का नाम किसके नाम पर रखा गया है? कहता है अगस्त महीना जो है यानी साल के में कितने महीने होते हैं? 12 महीना होता है। ठीक है, अंग्रेजी महीना भी 12 होता है और हिंदी महीना भी 12 होता है। तो अंग्रेजी महीना जो अगस्त है उसका नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया अगस्टस के नाम पर रखा गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है ईसाई धर्म को रोम का राजधर्म किसने बनाया था? कहता है ईसाई धर्म को जो है रोम का राजधर्म कौन बनाया था? इसका सही जवाब हो जाए कंस्टेंटाइन। कौन था? कंस्टेंटाइन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखते हैं अगस्टस रोम के राज सिंहासन पर कब आसीन हुआ था? कहता है जो अगस्टस है जिसके नाम पर अगस्त महीने का जो है नाम पड़ा है, तो वो जो है रोम के राज सिंहासन पर कब बैठा था? तो वो बैठा था 27 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर बी में जो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल है कि प्यूनिक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो प्यूनिक युद्ध जो है रोम तथा मिस्र के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था टोटल जो है 30 क्वेश्चन में जो मात्र आप लोगों को जो 25 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। ठीक है, तो हम लोग अब जो है नीचे देखते हैं अब यानी सब्जेक्टिव प्रश्न को भी देख लेते हैं कौन कौन सब्जेक्टिव प्रश्न है। पहला नंबर सब्जेक्टिव है यानी जो 5 सवाल का जवाब देना है। पहला है आदि इतिहास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, पहला सवाल क्या आदि इतिहास से आप क्या समझते हैं? दूसरा है सवाल जीवरात से आप क्या समझते हैं? तीसरा है सुमेरियन के 2 प्रमुख नगरों के नाम लिखें और हम्बुराबी की कानून संहिता की 2 विशेषता लिखें और चीन के महाद्वीप क्यों बना का निर्माण क्यों हुआ था? तो इन सारे जो है सब्जेक्टिव प्रश्न का उत्तर अभी हम लोग इसी वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो पे बने रहिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो हम लोग आ गए हैं ऑब्जेक्टिव का जो है सब्जेक्टिव शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर पे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या था आद्य इतिहास काल किसको कहता है? ठीक है, तो इसका उत्तर में लिखना है आद्य इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिन काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेखन को पढ़े नहीं जा सके। कहता है तो आदि इतिहास काल उस काल को कहते हैं जिस काल में जो लेखन कला के प्रचलन के बाद भी जो है उस उपलब्ध लेख को जो अभी तक नहीं पढ़े जा सके हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं आदि इतिहास काल बोलते हैं। यानी 1 नंबर सवाल का ये जवाब है। ठीक है, दूसरा नंबर सवाल का जवाब है जिगुरात, है ना। जिगुरात क्या है? जिगुरात क्या है? एक मंदिर है। जिगुरात क्या है? एक मंदिर परिसर में एक टुकड़ा था
जो शहर के लिए एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता था। यानी जिगुरात क्या था, एक मंदिर परिसर में एक टुकड़ा था जो कि एक प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करता था, और जो कि उर के संरक्षक देवता चंद्रमा देवता नाना देवता का मंदिर था। ठीक है, जिगुरात का निर्माण 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व राजा सुलगी ने किया था। यानी जिगुरात का जो निर्माण है तो 21वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है राजा सुलगी ने किया था, जिन्होंने शहर की निष्ठा को जिताने के लिए खुद को एक देवता घोषित किया था। जो राजा था सुलगी, उन्होंने शहर की निष्ठा को जिताने के लिए जो वह खुद को एक राजा घोषित किया था। ठीक है, ये दूसरा नंबर सवाल का जवाब है। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में डाल देंगे, तो वहाँ से जो आप लोग डाउनलोड करके जो बढ़िया से नोट करके याद कर लीजिएगा और एग्जाम में जाके और ये अच्छा से लिख के आइएगा। तीसरा नंबर सवाल है, तीसरा नंबर सवाल का जवाब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर सवाल है, उसका जवाब देखेंगे। यानी कि जो है उसका जो है क्या कहते हैं संस्कृति के बारे में पूछा है, तो उनका संस्कृति जो है शहर राज्यों का एक समूह शामिल था, जिसमें इरुडू, निपुर, लगास, किस, उर और सबसे पहला सच्चा शहर उरुक शामिल था। ठीक है, 2800 ईसा पूर्व के आसपास अपने चरम पर, और शहर की आबादी जो है 40,000 से लेकर 80,000 लोगों के बीच थी, जो इसकी 6 मील की रक्षात्मक दीवारों के बीच रहते थे, जिससे दुनिया के सबसे बड़े शहर का दावेदार बन गया था। ठीक है, तो इसका ये जो है 3 नंबर सवाल का जवाब है। ठीक, अगला 3 नंबर सवाल है ना। 3 नंबर सवाल तो देखिए ये क्या है, तो उसका जवाब को हम लोग दे लेते हैं। तो संहिता की प्रस्तावना में हम्बुराबी ने कहा है कि वह देश में न्याय को दृश्यमान बनाना चाहता है, और दुष्ट व्यक्ति और बुरे काम करने वालों को नष्ट करना चाहता है, ताकि बलवान व्यक्ति कमजोर को नुकसान न पहुंचा सके। ठीक है, संहिता में शामिल प्रमुख कानून में बदनामी, व्यापार, गुलामी, श्रमिकों के कर्तव्य, चोरी, दायित्व और तलाक शामिल है। ठीक, ये है 4 नंबर सवाल का जवाब यानी शॉर्ट में। अब 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। चीन की दीवार बनाने का निर्माण जो है क्यों किया गया था, 5 नंबर सवाल है कि चीन की दीवार का निर्माण जो क्यों किया गया है, तो इसका उत्तर में हम लोग देखेंगे। इसका उत्तर हम लोग देखें, चीन में दीवार बनाने का विचार काफ़ी पहले शुरू हुआ था। 400 से लेकर 300 ईसा पूर्व में चीन के विभिन्न राज्य अलग अलग युद्धरत गुट थे, जिनमें से प्रत्येक दूसरे पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहा था, है ना। इन राज्यों के लिए जो है खुद को दूसरे राज्य से बचाने के लिए दीवारें बनाना आम बात थी। ठीक है, तो चीन की दीवार का जो निर्माण जो है इस तरह से हुआ था। ठीक, तो ये था 5 नंबर सवाल का जो दीर्घ उत्तरीय है, दीर्घ उत्तरीय बोलते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें से जो है आपको 5 सवाल का ही जवाब देना है। तो अब हम लोग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी उत्तर इसी वीडियो में देख लेते हैं। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न में जो है आप लोगों को मात्र 3 सवाल का ही जवाब देना है। ठीक है, तो पहला यानी 11 नंबर सवाल का जवाब यहाँ देख लीजिए। इस कारण लेखन कला को सैकड़ों चिन्ह सीखने पड़ते थे और इस लिपि को गीली मिट्टी पर लिखकर सुखाने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक, इस तरह की लेखन कला स्थायी हो जाती थी। गीली मिट्टी जो पट्टी होती थी उसे गीली मिट्टी की पट्टी पर सुखाने से पहले ही गीला अवस्था में फटाफट लिखना होता था। तो ये जो है 11 नंबर सवाल का जवाब है, इसको जो बढ़िया से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला है 12 नंबर सवाल का जवाब। मंत्री होने के नाते इन्होंने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर बदल दिया था। कौन है ना, कन्फ्यूशियस जो है मंत्री होने के नाते भी जो है इन्होंने दंड के बदले मनुष्य के चरित्र सुधार पर जो बल दिया था। कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को सत्य, प्रेम और न्याय का संदेश दिया। वे सदाचार पर अधिक बल देते थे और वे लोगों को विनयी, परोपकारी, गुणी और चरित्रवान बनने की प्रेरणा देते थे। यानी कहने का मतलब कुल मिला के बात है, कन्फ्यूशियस जो है एक बहुत बड़े दार्शनिक व्यक्ति थे। ठीक है, ऑप्शन तो ये 12 नंबर सवाल का जवाब हो गया। तो 13 नंबर सवाल का जवाब हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर सवाल का जवाब है कि यूनानी समाज जो कितने भागों में से विभाजित था और उसकी विशेषता क्या थी। ठीक है, तो प्राचीन यूनानी समाज और अर्थव्यवस्था में कई तरह की विशेषताएं थी, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। ठीक है, पहला था सामाजिक वर्ग, है ना। समाज 3 वर्ग में थे, गुलाम, विदेशी और स्वतंत्र व्यक्ति। स्वतंत्र व्यक्ति वर्ग में पुरुष और महिलाएं शामिल थी। ठीक है, जिन्हें कानूनी और राजनीतिक अधिकार थे। एथेंस में 4 वर्ग थे। एथेंस में कितने वर्ग थे? 4, उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग और
दास वर्ग। ठीक, अर्थव्यवस्था की बात कर लेते हैं तो प्राचीन यूनानी अर्थव्यवस्था में दासों का एक बड़ा हिस्सा शामिल था और दासों को कृषि, मजदूरी, खनन, दुकानों में काम, घरेलू काम, पुलिस बल और सरकार के कामों में लगाया जाता था। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों को जो है देख लिए हैं इसी वीडियो में। अब हम लोग जो है क्लास 12 के जो है जो कल 28 तारीख को पूछने वाला सवाल है तो उसी का जो हम लोग वीडियो अभी बनाएंगे। तब तक के लिए जो 11th में जो है वो लोग जो इसको जो बढ़िया से देख लेंगे और जो है उसको बढ़िया से कॉपी में नोट डाउन करके जो है याद कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।